नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर कौन सा है? ये 6 रहेगा नई बुक के हिसाब से, नए सिलेबस के हिसाब से। तो ये चैप्टर नंबर 6 है हिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। सिविलाइजिंग क्या होता है? किसी को सभ्य बनाना। नेटिव कौन होता है? जो देशी हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं। ठीक है। और एजुकेटिंग क्या होता है? पढ़ाई कराना, सिखाना किसी चीज़ को, उसको हम एजुकेटिंग बोलते हैं। तो चलो, इन द अर्लियर चैप्टर्स यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजाज एंड नवाब्स, peasants and tribals. In this chapter we will try and understand what implication it had for the lives of students. For the British in India wanted not only territorial conquest and control over revenue, they also felt that they had a cultural mission. They had to civilize the natives, change their customs and values. अब ब्रिटिशर्स, हमने पिछले चैप्टर्स में क्या देखा? बेसिकली ब्रिटिशर्स की वजह से राजा लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव झेलना पड़ा। राजा हो गए, नवाब हो गए, किसान हो गए, या फिर आदिवासी हो गए, इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव रहा उनका। तो इस चैप्टर में हम उसे समझने की, इसकी इम्प्लीकेशन, इसी चीज़ को, इन लोगों पे तो प्रभाव पड़ा ही था, लेकिन जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर क्या असर पड़ा। ठीक है, वो भी तो देश का ही अंग थे ना। तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि सिर्फ वो ये नहीं चाहते थे कि वो जीते यहाँ पे जगह, बल्कि वो ये चाहते थे कि वो जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसका भी, उसको भी बदलना चाहते थे अब। तो वो मानते थे कि वो सिविलाइज करने के लिए आए हैं, यानी सभ्य बनाने के लिए आए हैं हमारे देशवासियों को। और वो चाहते थे कि कुछ जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, उनमें बदलाव आए। अब यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है लिंग्विस्ट। कौन होते हैं? समवन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेजेस। जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता भी है और पढ़ता है, उसे हम लिंग्विस्ट कहते हैं। व्हाट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस्ड? क्या बदलाव लाने थे? हाउ वर इंडियंस टू बी एजुकेटेड? कैसे भारतीयों को पढ़ाया जाता, सिखाया जाता, सिविलाइज्ड, कैसे उन्हें सभ्य बनाया जाता, एंड मेड इन टू वॉट द ब्रिटिश बिलीव्ड वर गुड सब्जेक्ट्स। देखो, तो उनको सब्जेक्ट्स कौन होते हैं? जिनके ऊपर कोई रूल करता है उसे सब्जेक्ट बोलेंगे। तो लोगों को क्या चाहते थे? वो अच्छे अपने सब्जेक्ट बनाना चाहते थे, अपने अधीन, उनको अपने अधीन करना चाहते थे। द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चंस। तो ब्रिटिशर्स के पास कोई भी साधारण उत्तर नहीं था इन प्रश्नों का। दे कंटिन्यू टू बी डिबेटेड फॉर मैनी डिकेड्स। तो उन्होंने डिबेट करना चालू रखा। कब तक? लगभग लगभग दशकों तक वो इस डिबेट में फंसे रहे। हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। एजुकेशन को कैसे देखते थे ब्रिटिश लोग? लेट्स लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड, एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन दैट वी नो टेक फॉर ग्रांटेड इवॉल्व्ड इन द लास्ट 200 years। देखो, हम देखते हैं यहाँ पे कि जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो क्या सोचते थे, क्या करते थे, और वो उनके क्या आइडियाज़ थे एजुकेशन देने के लिए, और किस तरह से उन्होंने 100 साल लगा दिए इवॉल्व करने में चीज़ों को। इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी वी विल ऑल्सो सी हाउ इंडियन रिएक्टेड टू द ब्रिटिश आइडियाज़। ये जो हम इंक्वायरी है ब्रिटिशर्स के बारे में हम करना चाह रहे हैं, इसके साथ ये भी देखना है कि भारतीय लोग उनके जो कार्य वो करते थे, उनका कैसे उनको वो जवाब दिया करते थे। एंड हाउ दे डेवलप देयर ओन व्यूज़ अबाउट हाउ इंडियंस वर टू बी एजुकेटेड। और कैसे वो अपने व्यूज़ को डेवलप करते थे कि भारतीय लोगों को कैसे पढ़ाया जाए। द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। अब ओरिएंटलिज्म क्या है? इन 1783 अ पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स, एक आदमी है जिनका नाम क्या है? विलियम जोन्स, अराइव्ड इन कैलकाटा। कहाँ पहुँचते? कैलकाटा में। ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेट अप। तो उनका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ था? एक जूनियर जज के रूप में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, कंपनी ने जो सेट किया था वहाँ पे। इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, वो एक ज्ञाता थे किसके? कानून के। जोन्स वॉज अ लिंग्विस्ट, वो एक लिंग्विस्ट भी थे, यानी कि बहुत सारी भाषाओं का अध्ययन करना और पढ़ना जानते थे और बोलना भी जानते थे। ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड। उन्हें क्या सीखा था? ग्रीक सीखी थी लैंग्वेज, और लैटिन सीखी थी कहाँ पे? ऑक्सफोर्ड में। न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश, और फ्रेंच और इंग्लिश के भी जानकार थे। हैड पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम अ फ्रेंड, और एक अरेबिक भी सीखा था किसे? अपने एक दोस्त से। एंड हैड ऑल्सो लर्न पर्शियन, और पर्शियन भी आती थी। एट कैलकाटा ही began spending many hours a day with pandits who taught him the subtleties of Sanskrit language, grammar and uh, पोएट्री। देखो, और कैलकाटा में उन्होंने एक पंडित के साथ काफ़ी ज़्यादा समय बिताया, जो उन्हें क्या बताते थे? संस्कृत के बारे में बताते थे। उसका लचकीलापन जो था संस्कृत का, भाषा का, उसके बारे में बताते थे। ग्रामर क्या है, कैसा है संस्कृत का, पोइट्री क्या है, कविताएं। सून ही वॉज स्टडिंग एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स ऑन लॉ।
और जल्द ही उन्होंने क्या शुरू कर दिया, भारत की जो पुरानी इंडियन जो टेक्स्ट थी, कानून के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर, धर्म के ऊपर, या फिर राजनीतिक के ऊपर, नैतिकता के ऊपर, अर्थमेटिक्स के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, ये सारी जो भी साइंसेस थी, जो भी बुक्स मिलती थी उनको, वो पढ़ते थे भारतीय ज्ञान को अर्जित करने के लिए। जोन्स डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाय मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिविंग इन कैलकाटा एट द टाइम। तो जोन्स ने देखा कि बहुत सारे और ब्रिटिशर्स भी ये सीखना चाहते थे। वो कहाँ रह रहे थे? कैलकाटा में। इंग्लिशमैन लाइक हेनरी थॉमस, कोलब्रुक एंड नथानिएल हालहेड वर ऑल्सो बिजी डिस्कवरिंग द एंशिएंट इंडियन हेरिटेज। तो ये अलग जो ब्रिटिश लोग थे, जैसे हेनरी थॉमस हो गया, कोलब्रुक हो गया, और नथानिएल हालहेड जो थे, ये लोग भी भारत का जो पुराना धरोहर था उसके बारे में, और मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस, और जो भारत की भाषाएं हैं उनके ऊपर अपना जो पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश। और वो क्या करना चाहते थे, संस्कृत और पर्शियन काम जो है इंग्लिश में से बदलना चाहते थे। टुगेदर विद देम, तो जॉन सेटअप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। जॉन ने सेटअप किया कौन सा? एशियाटिक सोसाइटी को, जो बंगाल की थी। एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेस। तो उन्होंने एक जर्नल स्टार्ट किया, उसका उसका क्या नाम दिया? एशियाटिक रिसर्चर्स करके, जो एशिया के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, उसके बारे में लिखते थे वो। जोन्स एंड कोलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। जॉन्स और कोलब्रुक जो थे वो दोनों सेम सेम थे कहीं ना कहीं। एक पर्टिकुलर एटीट्यूड था उनको भारतीयता की तरफ। दे शेयर अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स। उन्हें काफ़ी वो काफ़ी इज्जत करते थे, सम्मान करते थे जो पुराना जो संस्कृति थी उसकी। बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट, चाहे वो भारत का हो चाहे वो उनके अपने पश्चिमी देशों का हो। इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट, भारतीय सभ्यता के बारे में उन्होंने क्या सोचा, हैड अटेन्ड इट्स ग्लोरी इन द एंशिएंट पास्ट। उनको लगता था कि जो भारतीय जो सभ्यता थी पुराने समय में काफ़ी ज़्यादा प्रबल थी, बहुत अच्छा संस्कृति रही है भारत की पुरानी। बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन, पर धीरे धीरे क्या हुआ, ये खत्म हो गई, समाप्त हो गई। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द सेक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द एंशिएंट पीरियड। अगर भारत को समझना है तो ये ज़रूरी था कि यहाँ की जो पवित्र किताबें हैं या कानूनी किताबें हैं जो भारत के पुराने समय में बनाई गई, लिखी गई, उन्हें पढ़ा जाए, समझा जाए। फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज एंड लॉज ऑफ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। तो ये किताबों की सहायता से ही वो क्या कर सकते थे, जो हिंदू लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे, उनके जो कानून हैं वो किस तरह से काम करते हैं समझ पाते। एंड ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो सिर्फ जो नया जो इनका अध्ययन है इन किताबों का, वो ही जो भविष्य है भारत की जो तरक्की का या डेवलपमेंट का, वो निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि पता चलेगा ना लोग चाहते क्या हैं, करते क्या हैं, कैसे इनका जीवन चलता है। सो जोन्स एंड कोलब्रुक वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट। जोन्स और कोलब्रुक क्या थे, वो एंशिएंट किताबों को खोजने लगे, टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, और क्या करते थे वो, उनका मतलब समझते थे। ट्रांसलेटिंग देम, उन्हें ट्रांसलेट करते थे, यानी कि जो पुरानी किताबें थी उनको समझते थे, उनका अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करते थे उनको। एंड मेकिंग देयर फाइंडिंग नोन टू अदर, और चाहते थे कि दूसरों को भी पता चले कि उन्होंने क्या देखा, क्या समझा। दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव्ड वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर बट इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडियंस रीडिस्कवर देयर ओन हेरिटेज। तो उनको उनका ये विश्वास था, मानना था कि जो ये जो काम वो कर रहे हैं, ये सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही मदद नहीं करेगा कि वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समझें, बल्कि जो भारतीय लोग हैं वो भी इसे दोबारा से खोज पाएंगे, अपनी जो उनकी संस्कृति है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसे समझ पाएंगे। एंड अंडरस्टैंड द लॉस्ट ग्लोरीज ऑफ देयर पास्ट, और वो समझ पाएंगे कि जो उनका पास्ट है, भूतकाल है, उसमें क्या था, क्या नहीं था। इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्डियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर। तो इस प्रोसेस में ब्रिटिशर्स क्या बन जाएंगे, भारतीय संस्कृति के गार्डियंस बन जाएंगे, उसके रक्षक बन जाएंगे, और इसके वो मास्टर भी बन जाएंगे, ज्ञाता भी बन जाएंगे। इन्फ्लुएंस्ड बाय सच आइडियाज, ऐसे विचारों से प्रभावित होकर मैनी कंपनी ऑफिसर्स आर्ग्यू दैट द ब्रिटिश ऑट टू प्रमोट इंडियन रादर देन वेस्टर्न लर्निंग। तो वो कहते थे कि ब्रिटिश लोग क्या कर रहे हैं कि वो भारतीय संस्कृति को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ना कि अपने पश्चिमी जो संस्कृति है, सिखाया हमने जो, उसको। दे फेल्ट दैट इंस्टीट्यूशंस शुड बी सेट अप टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड read teach Sanskrit and Persian literature and poetry. The official also thought the Hindus and the Muslim ought to be taught what they were already familiar with। देखो बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि जो
ओरिएंटलिस्ट क्या कहना चाहते थे कि वो क्या करें, जो भारत का जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो किताबें हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए बढ़ावा देना ज़रूरी है। उन्हें संस्कृत और पर्शियन के लिटरेचर के बारे में पढ़ें, समझें, और उन्हें लगता था कि हिंदू और मुस्लिम को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ को वो पहले से ही जानते थे और इससे और भी आसानी होती कोई भी चीज़ सिखाने में। एंड वॉट दे वैल्यूड एंड ट्रेजर्ड, जिसकी वो अहमियत समझते थे और जो उनकी धरोहर जैसे थी, नॉट सब्जेक्ट्स दैट वर एलियन टू देम, और ऐसे सब्जेक्ट्स को नहीं सिखाना चाहिए उनको जो उनके लिए अनजान है। एलियन क्या हुआ? ऐसी चीज़ जिसको हम जानते नहीं, ऐसा इंसान या ऐसी कोई चीज़ जिसके बारे में हमारा कोई भी ज्ञान है ही नहीं। ओनली देन दे बिलीव्ड कुड द ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द नेटिव्स। तो उन्हें विश्वास था कि ऐसा करने पर ब्रिटिशर्स को एक सम्मान मिलेगा, जो यहाँ के देशी लोग हैं उनके दिलों में जगह मिल जाएगी। ओनली देन कुड द एलियन रूलर्स एक्सपेक्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाय देयर सब्जेक्ट्स। तो तभी जो अनजान जो राजा हैं वो उम्मीद कर सकते हैं कि वो यहाँ के जो देशी उनके सब्जेक्ट्स हैं, अधीन हैं, वो उनकी इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। अब यहाँ पे मदरसा शब्द दिया हुआ है। मदरसा क्या होता है? बेसिकली एन अरेबिक वर्ड फॉर अ प्लेस ऑफ लर्निंग। ये एक अरेबिक शब्द है जो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? लर्निंग प्लेस के लिए, जो हम मतलब स्कूल के लिए। एनी टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज, ये स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, ऐसे मदरसा ही बोला जाता था अरेबिक लैंग्वेज में। With this object in view, a madrasa was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law. इसी विचार के साथ 1781 में क्या होता है कि एक कॉलेज मदरसा एक स्टार्ट किया जाता है। कहाँ पे? कैलकाता में। और इसमें क्या पढ़ाने के लिए? अरबिक पढ़ाने के लिए, पर्शियन और इस्लामिक लॉ के बारे में जानने के लिए। एंड द हिंदू कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश इन बनारस इन 1791। और हिंदू कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया बनारस में 1791 में, टू एनकरेज द स्टडी ऑफ द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट दैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। तो देखो, ये अलग अलग दो स्कूल खोलेंगे ताकि वो संस्कृत को भी समझें, अरबिक और पर्शियन को भी समझें, और हिंदू और मुस्लिम दोनों के कल्चर को समझ के उनको रूल करने में उन्हें आसानी हो जाए। अब देखो यहाँ पे ये है एक पैराग्राफ जिसको हमने पढ़ के देखते हैं क्या बताना चाह रहा है ये। और ये एक पिक्चर है जिसके बारे में इसी पैराग्राफ में बताया होगा। तो चलो, Monument to Warren Hastings by Richard Westmacott 1830, now in Victoria Memorial in Calcutta। ये एक मॉन्यूमेंट बनाया गया था किसके लिए? वॉरेन हेस्टिंग के लिए। किसने बनाया था? रिचर्ड वेस्टमैकॉट ने। तो ये अभी कैलकाता का जो मेमोरियल है वहाँ पे रखा गया है। द इमेज रिप्रेजेंट्स हाउ ओरिएंटलिस्ट थॉट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो ये इमेज ऐसा रिप्रेजेंट करता है। देखो कहाँ पे रखा है? वॉरेन हेस्टिंग को ये ऊपर रखा है। यहाँ पे एक साइड पे मौलवी बिठाए हैं, एक साइड पे पंडित विचार कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो you will notice that the majestic figure of Hastings, an enthusiastic supporter of the Orientalist, is placed between the standing figure of a Pandit on one side and the seated Munshi on the other side. Hastings and other Orientalists needed Indian scholars to teach them the vernacular languages. देखो वो क्या चाहते थे कि जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज क्या होती है, जो आम बोलचाल की भाषा होती है किसी भी जगह की, जहाँ भी जो इंसान रहता है लोकल, वहाँ की भाषा को वर्नाक्युलर भाषा बोलते थे, वो सीखना चाहते थे। टेल देम अबाउट लोकल कस्टम एंड लॉ, ताकि और वो जानना चाहते थे उनसे कि वहाँ के कानून क्या है लोकल, और कैसे काम करते हैं वो, क्या रिवाज हैं। and help them translate and interpret ancient text, और मदद चाहते थे वो उनसे ताकि वो जो एंशिएंट पुरानी जो किताबें हैं उन्हें ट्रांसलेट कर सकें, बदल सकें, दूसरी भाषा में लिख सकें। हेस्टिंग टुक द इनिशिएटिव टू सेट अप द कैलकाटा मदरसा। हेस्टिंग ने एक शुरुआत की कैलकाटा मदरसा को शुरू करके। एंड बिलीव दैट द एंशिएंट कस्टम ऑफ द कंट्री एंड ओरिएंटलिस्ट लर्निंग ऑट टू बी द बेसिस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये उनका विश्वास था कि अगर हमें भारत में कामयाब तरीके से रूल करना है तो भारतीय लोगों को उनकी संस्कृति को और उनके कानून को समझना बहुत ज़रूरी था। नॉट ऑल ऑफिशियल शेयर दीज व्यूज। सभी ऑफिशियल्स को ऐसा नहीं लगता था, उनके कुछ विचार अलग भी थे। मैनी वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द ओरिएंटलिस्ट। अब ओरिएंटलिस्ट क्या चाहते थे कि भारतीय संस्कृति को ही उनके लोगों को पढ़ाया जाए, लेकिन कुछ लोग उनके खिलाफ भी थे जो नहीं चाहते थे ये सब। अब ओरिएंटलिस्ट कौन होते हैं? यहाँ पे लिखा है ना, दोज विद अ स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया। जो एशिया के कल्चर और के बारे में जानते हैं उसे हम कौन बोलेंगे? ओरिएंटलिस्ट। मुंशी कौन हुआ? पर्सन हु कैन रीड, राइट एंड टीच पर्शियन।
मुंशी वो लोग होते हैं जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सिखा सकते हैं क्या, पर्शियन। ठीक है। वर्नेक्युलर क्या होता है, अ टर्म जनरली यूज टू रेफर अ लोकल लैंग्वेज, जो हमने समझा, और अ डायलेक्ट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। देखो, अगर हमारे देश में ज़्यादातर बोली जाने वाली भाषा कौन है, हिंदी बोली जाती है, फिर इंग्लिश भी बोली जाती है, लेकिन हमारी ये सबकी तो लैंग्वेज नहीं है ना। ये ओरिएंट जो वर्नेक्युलर लैंग्वेज हर एक इंसान के हर एक एरिया में अलग अलग होगी। जैसे कश्मीरियों की कश्मीरी हो गई, जम्मू में डोगराज हो गए, पंजाब में पंजाबी हो गए। तो ये क्या है, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस हैं अपने देश की अलग अलग जगहों की। तो अब क्या है, इन कॉलोनियल कंट्रीज लाइक इंडिया द ब्रिटिश यूज द टर्म टू मार्क द डिफरेंसेस बिटवीन द लोकल लैंग्वेजेस ऑफ एवरी डे यूज एंड इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ द इंपीरियल मास्टर। तो ये वर्नाक्युलर लैंग्वेज शब्द इस्तेमाल इंग्लिश ने ही किया, जिससे वो डिफरेंस कर सकते थे। इंग्लिश एक इंपीरियल लैंग्वेज के रूप में उन्होंने दिखाई, और जो भारतीय भाषाएं थी वो उनको थोड़ा छोटा करके दिखाना चाहते थे। ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। अब क्या एरर्स ईस्ट की ग्रीव हैं। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल बिगैन टू क्रिटिसाइज ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। 19th सेंचुरी की शुरुआत से ही बहुत सारे ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे वो इसका विरोध करते थे। ओरिएंटलिस्ट जो सोच था, विचार था सीखने का, इसका विरोध करते थे वो। दे सेड दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वॉज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट। तो उनको वो ये कहते थे कि जो ईस्ट यानी कि भारतीय लोगों का या एशिया में रहने वाले लोगों का जो ज्ञान है वो उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, एकदम अनसाइंटिफिक है, उसमें कोई साइंस नहीं है, लॉजिक ही नहीं है, तो क्या वो सिखाओगे। ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड। जो ईस्ट का लिटरेचर है, जो यहाँ का लिटरेचर है, वो नॉन सीरियस है और बहुत ही लाइट हार्टेड है, कुछ खास सीरियस है नहीं इसमें। सो दे आर्ग्यू दैट इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट इन encouraging द स्टडी ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो उन्होंने ये बहस किया, उन्होंने कहा कि ये तो बेकार होगा ना, टाइम वेस्ट करने वाली बात हो गई कि अगर हम उनको एनकरेज करते हैं भारतीय लोगों की कि आप अरेबिक सीखो, संस्कृत लैंग्वेज सीखो, ये लिटरेचर सीखो, हमारे तो किसी काम का है भी नहीं है। जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज। जेम्स मिल उनमें से ही एक थे जो लोग ओरिएंटलिस्ट के खिलाफ थे, who attacked the Orientalist. The British effort, he declared, should not be to teach what the native wanted. तो उनका कहना था कि ब्रिटिश को उस चीज़ में कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जो भारतीय लोग सीखना चाहते हैं वो उन्हें सिखाएं, बल्कि क्या करना है उन्हें, और वॉट दे रिस्पेक्टेड इन अदर ऑर्डर टू प्लीज देम एंड विन अ प्लेस इन देयर हार्ट। तो जो जो जिसका वो सम्मान करते थे उन्हें खुश करने की कोशिश करना, अपनी एक जगह उनके दिल में बनाने की कोशिश करना, ये एम नहीं है हमारा। कौन कहते हैं, जेम्स मिल। द एम ऑफ एजुकेशन और टू बी टू टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। अब मकसद क्या होना चाहिए, एम क्या होना चाहिए हमारा, कि हमें वो चीज़ सिखानी चाहिए भारतीयों को जो कि यूज़फुल हो, फ़ायदेमंद हो और साथ में प्रैक्टिकल हो, जिसे हम इस्तेमाल कर सकें। ये संस्कृत और अरबिक हमें खुद भी नहीं आती ज़्यादातर लोगों को, तो हम क्या ही सिखा के करेंगे उनको, तो हमारे काम की तो है नहीं। सो इंडियन शुड बी मेड फेमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस दैट द वेस्ट हैड मेड। तो भारतीयों को हमें क्या सिखाना चाहिए, जो साइंटिफिक है, जो साइंस से ज्ञान है, जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, ठीक है, और जो जो तरक्की वेस्ट ने की है, यूरोप ने की है, वो हमें उन्हें सिखाना चाहिए, रादर देन विद द पोइट्री एंड सेक्रेड लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट। तो इस बजाय इसके कि हम उन्हें पोइट्री सिखाएं या फिर कोई पवित्र जो कहानियाँ हैं वो सुनाएं, जो जैसे कि ओरिएंटलिस्ट कहते थे। By the 1830s, the attack on the Orientalist became sharper. 1830 तक आते आते जो है ओरिएंटलिस्ट के ऊपर जो है प्रहार करना शुरू कर दिया, किसने, जो वेस्टर्न थॉट रखते थे। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ सच क्रिटिक्स ऑफ द टाइम वॉज थॉमस बेबिंगटन। तो जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो विरोधी थे ओरिएंटलिस्ट थॉट्स के, वो कौन थे, थॉमस बेबिंगटन मैकेवली। वो क्या कहते थे, ही सॉ इंडिया एज एन अनसिविलाइज कंट्री। वो भारत को एक असभ्य देश के रूप में देखते थे, दैट नीडेड टू बी सिविलाइज, और कहते थे कि भारत को सभ्य बनाना ज़रूरी है। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज, कोई भी जो ईस्ट की जो पूर्व की ज्ञान की शाखा हो, अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड। तो किसी अब इंग्लैंड के साथ तो पूर्व की किसी भी चीज़ को हम कंपेयर नहीं कर सकते जो उन्हें अच्छे से सभ्य बना पाए। हु कुड डिनाई, कौन मना कर सकता है, डिक्लेयर मैकेवली ने घोषणा की, दैट अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। तो कहते थे कि एक शेल्फ जो हमारे देश के जो ज्ञान की है वो काफ़ी है, जो पूरे भारत का जितना भी ज्ञान है, अरब का जितना ज्ञान है, उसको पीछे करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत ही आगे इनसे। ही आर्ग्यूड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टॉप wasting public money in
प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग। तो उन्होंने ये कहा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रोक देना चाहिए, कोई भी पैसा वो बर्बाद नहीं करेंगे ओरिएंटल लर्निंग के लिए कि वो अरबिक सिखाएंगे, संस्कृत सिखाएंगे, ऐसा करके इसमें अपना पैसा नहीं बर्बाद करना। फॉर इट वॉज ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज़, ये किसी भी उनके काम का था ही नहीं, ये उनका कहना था। ठीक है, विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैकेवली एम्फेसाइज्ड द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने बहुत एनर्जी से, बहुत उत्साह से ये कहा कि जो भारतीयों को सिखाना है तो हमें इंग्लिश सिखाना चाहिए। ही फेल्ट दैट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर। तो उनको लगता था कि जो ये इंग्लिश का ज्ञान है दुनिया के सबसे सुंदर लिटरेचर या लिखित कार्यों को देखने और पढ़ने में भारतीयों की मदद करेगा। एंड वुड वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस, और जो बाहर जितने भी दुनिया ने जितने सुंदर सुंदर लिटरेचर, जो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें लिखी गई हैं, वो पढ़ सकेंगे ये लोग। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट इन वेस्टर्न, इससे उनको एक जानकारी मिलेगी कि जो तरक्की हुई है, जो डेवलपमेंट हुई है वेस्ट में, वो कैसे हुई, क्या था। साइंस एंड फिलोसफी, वेस्टर्न साइंस जो है उसका तरक्की के बारे में पता चलेगा उनको, यहाँ की फिलोसफी के बारे में पता चलेगा। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल। तो इसलिए उनका कहना था कि अगर आप अंग्रेज़ी सिखाते हो लोगों को तो उन्हें सभ्य बनाने का एक तरीका हो जाएगा ये। चेंजिंग देयर टेस्ट, उनके उनके टेस्ट, उनकी जो जैसा वो सोच विचार है वो बदलना है। बी अ वे ऑफ वैल्यूज़ एंड कल्चर, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो संस्कृति वगैरह है उनको बदलने के लिए ज़रूरी है ये। फॉलोइंग मैकेवलीज मिनट, मैकेवलीज मिनट्स जो हैं क्या हैं, द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज इंट्रोड्यूस्ड। मैकेवली मिनट्स को मानते हुए 1835 में एजुकेशन के एक्ट को पास किया गया। द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। तो फैसला क्या था कि इंग्लिश को क्या करना है, इंस्ट्रक्शन का एक मीडियम बना देना है हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, अब अगर आपको बड़ी एजुकेशन, ज़्यादा एजुकेशन चाहिए, उसमें इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा आपको। एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लाइक द कैलकाटा मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज। तो जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन है, जो भारतीय संस्कृति को बढ़ाने वाले इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि कैलकाता मदरसा हो गया या बनारस संस्कृत कॉलेज हो गया, ये बंद करने चाहिए। These institutions were seen as temples of darkness, और इन इंस्टीट्यूशंस को, इन जगहों को कैसे देखते थे कि वो अंधकार के मंदिर हैं। दैट वर फेलिंग ऑफ देमसेल्व्स इनटू डीके। इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स नाउ बिगेन टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर स्कूल्स। तो वो कहते थे कि ये सड़ने के कगार पे हैं, गिरने की कगार पे हैं। अब इंग्लिश जो बुक्स थी वो स्कूल्स में भी शुरू कर दी गई थी। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ द वाइज, लैंग्वेज ऑफ द वाइज ये किसने कहा है, यहाँ पे देखें थोड़ा सा। एम्फेसाइजिंग द नीड टू टीच इंग्लिश, मैकेवली डिक्लेयर, जो जोर डाल रहे थे ना वो इंग्लिश सिखाने के लिए, तो उन्होंने क्या डिक्लेरेशन की मैकेवली ने। ऑल पार्टीज सीम टू बी अग्रीड ऑन वन पॉइंट, सब पार्टीज जो है लगता है कि मान चुकी हैं एक बात पे, दैट द डायलेक्ट्स कॉमनली स्पोकन अमंग द नेटिव्स ऑफ इंडिया कंटेन नीदर लिटरेरी नॉट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। कि जो भारत के जो डायलेक्ट्स हैं उनमें कोई भी लिटरेरी का, कोई भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है ही नहीं। एंड आर मोर ओवर सो पोर एंड रूड दैट until they are enriched from some other quarter it will not be easy to translate any valuable work into them। ठीक है, तो वो काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुली देखते थे भारतीय कल्चर से जुड़ी हुई किताबों को। एजुकेशन फॉर कॉमर्स, देखो मैकेवली कहते थे कि अगर आपको एजुकेशन देना है जिससे आपको फ़ायदा हो वैसी एजुकेशन दो ना। इन 1854 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1854 में क्या हो जाता है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी का लंदन में, उन्होंने क्या एजुकेशनल डिस्पैच भेजा गवर्नर जनरल को जो भारत में था। इशूड बाय चार्ल्स वुड, किसने इशू किया था ये, चार्ल्स वुड, द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। तो ये प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कंपनी के। इट हैज़ कम टू बी नोन एज वुड्स डिस्पैच। तो इस ही डिस्पैच का नाम क्या आया, वुड्स डिस्पैच आया। ठीक है, आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी दैट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया। देखो जो भारत में एजुकेशन पॉलिसी फॉलो की जानी चाहिए उसके बारे में कुछ आउटलाइंस दिए थे उन्होंने। इट एम्फेसाइज वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ द सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग। तो उन्होंने भी जोर दिया कि जो यूरोपियन लर्निंग है तो वो ज़्यादा अच्छी है, उसके ज़्यादा फ़ायदे हैं एज अपोज टू ओरिएंटल नॉलेज। तो जो ओरिएंटल नॉलेज है, एशियाटिक नॉलेज है, उसकी जगह ये नॉलेज जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ द डिस्पैच पॉइंटेड टू वॉज इकोनॉमिक। देखो सबसे ज़रूरी क्या था उनके लिए, पैसा। तो वो उसी को देख कर कह रहे थे यूरोपियन लर्निंग
it said, would enable Indian to recognize the advantages that flow from the expansion of trade and commerce. देखो यूरोप का अगर पढ़ाई वो करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि जो व्यापार है, जो आर्थिक गतिविधियाँ ये कितनी इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह से काम करती हैं, एंड मेक देम सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री. तो उन्हें ये समझने में मदद भी करेगा ये लिटरेचर कि जो जो डेवलपिंग रिसोर्सेज जो कितना ज़रूरी है, रिसोर्सेज को बढ़ावा देना देश में तरक्की के लिए कितना ज़रूरी है. इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन वे ऑफ लाइफ. तो उन्हें एक पता चलेगा कि यूरोपियन जीने का, ज़िंदगी का क्या तरीका है. वुड चेंज देयर टेस्ट्स ऑफ डिज़ायर. और इससे उनके जो टेस्ट, इच्छाओं के जो चाह भी है वो भी बदल दी जाएगी. एंड क्रिएट अ डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स. और एक डिमांड क्रिएट करना था कि मतलब किसकी मांग हो, ब्रिटिशर्स की गुड की मांग भारत में हो, ना कि भारतीयों की चीज़ों की मांग ब्रिटिशर्स के वहाँ हो. फॉर इंडियंस would begin to appreciate and buy things that were produced in Europe. तो भारतीय लोग जो हैं इनको खरीदते थे, चीज़ों को जो प्रोड्यूस की जाती थी यूरोप में, क्योंकि सस्ती होती थी और मशीन में बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता था, इसलिए जल्दी भी बन जाती थी. So Woods Dispatch also argued that the European learning would improve the moral character of Indians. So Woods Dispatch ने क्या आर्ग्यू किया कि जो यूरोप की लर्निंग है उससे मॉरल कैरेक्टर भारतीयों का जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा. इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट. इससे लोग सच्चे और ईमानदार बनेंगे. एंड द सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स. और इससे कंपनी को क्या मिलेंगे, सिविल सर्वेंट भी मिल जाएंगे. ठीक है. हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेड अपॉन. अब उन पे आप विश्वास भी कर सकोगे और उनके ऊपर निर्भर भी रह सकोगे. द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर्स. जो ईस्ट का लिटरेचर है वो ना कि बहुत बड़ी बड़ी गलतियों से भरा हुआ है, बट इट कुड ऑल्सो नॉट इंस्टिल इन पीपल अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड अ कमिटमेंट टू वर्क. तो इससे ये भी नहीं होगा कि लोगों के अंदर ड्यूटी की सेंस भर जाए या फिर उन्हें कमिटमेंट पता चले कि काम की प्रति जो आपका जो कमिटमेंट है वो कैसे निभाना चाहिए. नॉर कुड इट डेवलप द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. और इस इनकी जो पढ़ाई है इससे ये भी नहीं होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के लिए जो स्किल चाहिए वो पूरी कर सके. Following the 1854 dispatch, several measures were introduced by the British education departments of the government. तो ये जो 1854 में डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच आता है, इससे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें इंट्रोड्यूस करी गई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. तो कैसे और द गवर्नमेंट वर सेट अप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मैटर रिगार्डिंग द एजुकेशन. तो गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट ऐसे सेट किए गए ताकि पूरी जो शिक्षा प्रणाली है उसके ऊपर उनका कंट्रोल रहे. स्टेप्स वर टेकन टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन. तो कुछ कदम उठाए गए कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम भी शुरू किया जाए भारत में. इन 1857 वाइल द सिपाही रोज इन रिवोल्ट इन मेरठ. 1857 में जो सिपाही हैं वो विद्रोह में खड़े हो जाते हैं मेरठ में. एंड दिल्ली में भी यूनिवर्सिटीज़ वर बीइंग एस्टैब्लिश इन कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे. तो यूनिवर्सिटीज़ कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश करी थी, कैलकाता में, मद्रास में एंड बॉम्बे में. अटेम्प्ट्स वर ऑल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन. और ये भी कोशिश की गई कि स्कूल एजुकेशन के सिस्टम में भी बदलाव लाया जाए. एंड आर्ग्यूमेंट फॉर यूरोपियन नॉलेज. देखो वुड्स डिस्पैच क्या कहते हैं, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 मार्क्ड द फाइनल ट्रियम्फ ऑफ दोज हु अपोज द ओरिएंटल लर्निंग. इट स्टेटेड. देखो जो लोग ओरिएंटल लर्निंग के खिलाफ थे ये उनके लिए एक जीत थी कि वुड डिस्पैच जो है इंग्लिश में को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते थे और पश्चिमी ज्ञान को ही वो प्रमोट करते थे. वी मस्ट एम्पैथेटिकली डिक्लेयर दैट द एजुकेशन विच वी डिज़ायर टू सी एक्सटेंडेड टू इन इंडिया इज दैट विच हैज़ फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द डिफ्यूजन ऑफ द इम्प्रूव्ड आर्ट्स, सर्विसेज, फिलोसफी एंड लिटरेचर ऑफ यूरोप. इन शॉर्ट यूरोपियन नॉलेज. तो क्या था कि अब यूरोपियन नॉलेज को भारतीय लोगों तक पहुंचाना इनका मेन मकसद था. द डिमांड ऑफ मॉरल एजुकेशन. देखो मॉरल एजुकेशन, नैतिक ज्ञान क्या होता है बेसिकली. तो विलियम कैरी है, ये वॉज अ स्कॉटिश मिशनरी हु हेल्प्ड एस्टैब्लिश द सेरमपुर मिशन. इन्होंने सेरमपुर मिशन को इस्टेब्लिश करने में मदद की थी. ठीक है. तो क्या कहते हैं ये इस पैराग्राफ के हिसाब से, द आर्ग्यूमेंट फॉर द practical education was strongly criticized by the Christian missionaries in India in the 19th century. The missionaries felt that the education should attempt to improve the moral character of the people. देखो जो आर्ग्यूमेंट किया था कि प्रैक्टिकल एजुकेशन जो दी जाए भारत में लोगों को, तो ये क्रिश्चियन मिशनरीज ने इसकी काफ़ी ज़्यादा खिलाफत की. उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, उनका मॉरल कैरेक्टर, उनकी जो अगर सभ्यता को ठीक करना है तो उनका जो नैतिक
अपना जो चरित्र है वो लोगों का बढ़े, ऐसी एजुकेशन हो। एंड मोरालिटी कुड बी इम्प्रूव ओनली थ्रू क्रिश्चियन एजुकेशन, और अगर आप किसी में नैतिकता डालना चाहते हो तो वो सिर्फ जो क्रिश्चियन का ज्ञान है उसी से आप डाल सकते हो। अंटिल 1813, लगभग 1813 तक द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अपोज टू मिशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी किसके खिलाफ थी? मिशनरी एक्टिविटीज़ के खिलाफ थी भारत में। इट feared that missionary activities would provoke reaction amongst the local population and make them suspicious of British presence in India। देखो, तो इस डर किस बात का था कि जो मिशनरी एक्टिविटीज़ थी, जो ये लोग क्रिश्चियनिटी को फैलाने का कोशिश कर रहे थे, तो इससे क्या था, लोकल लोग जो थे उन्हें शक हो जाता कि ये कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं, तो भारत में जो है कुछ गलत फैलाने की कोशिश करें। एनेबल टू इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन विद इन ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज, तो ये कोई भी अपना ऐसा इंस्टीट्यूट खोल नहीं पाए भारतीय टेरिटरीज में। द मिशनरी सेटअप अ मिशन एट सेरमपुर, मिशनरीज ने एक मिशन को सेरमपुर में सेट किया इन एन एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कहाँ ये एरिया कहाँ पे था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था। अ प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेट अप इन 1800 एंड अ कॉलेज इस्टेब्लिश इन 1818। तो एक प्रिंटिंग प्रेस को इस्टेब्लिश किया गया और साथ में प्रिंटिंग प्रेस को स्टार्ट किया 1800 में और कॉलेज स्टार्ट किया 1818 में। ओवर द 19th सेंचुरी मिशनरी स्कूल्स वर सेट अप ऑल ओवर इंडिया। 19th सेंचुरी में जो मिशनरी स्कूल्स थे पूरे भारत में सेट किए गए। आफ्टर 1857 हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज रिलक्टेंट टू डायरेक्टली सपोर्ट मिशनरी एजुकेशन। तो 1857 की जो क्रांति थी उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिशर जो थे भारत में अब डायरेक्टली मिशनरी को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि धार्मिक भावनाएं लोगों की हर्ट हो रही थी। तो देयर वॉज अ फीलिंग दैट एनी स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन लोकल कस्टम प्रैक्टिस बिलीफ एंड रिलीजियस आइडियाज माइट एनरेज नेटिव ओपिनियन। तो अगर उनको ये लगता था कि अगर वो कोई भी एक्शन लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं, तो इससे क्या होता है, लोकल लोगों के कस्टम जो हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको आहत पहुंचेगा। वॉट हैपन टू द लोकल स्कूल, जो लोकल स्कूल थे अब ब्रिटिशर्स ने तो अपनी तरीके से खोल दिया, लोकल स्कूलों को क्या हुआ? डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम्स? क्या आपको कोई भी अंदाज़ा है कि जो लोगों को कुछ सिखाया जाता था ब्रिटिशर्स के आने से पहले वो कैसे होता था? हैव यू एवर वॉन्डर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल, कभी आपको ये लगता है कि क्या वो स्कूल में गए होंगे? एंड इफ़ देयर वर स्कूल्स व्हाट हैपेंड इन टू दोज अंडर ब्रिटिश रूल, तो अगर स्कूल होते थे तो उनके साथ क्या हुआ ब्रिटिश रूल के दौरान। द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम की एक रिपोर्ट है, ठीक है, विलेज पाठशाला की ये जो पिक्चर हमें इसमें दिख रही है ये है। इन 1830 विलियम एडम वॉज स्कॉटिश मिशनरी, जो स्कॉटिश मिशनरी विलियम एडम थे, टूर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, में टूर किया बंगाल की डिस्ट्रिक्ट का, एंड बिहार में भी। ही हैड बीन आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाक्युलर स्कूल्स। तो कंपनी ने उन्हें रिपोर्ट लाने के लिए कहा था कि जो वर्नाक्युलर स्कूल्स में, जो यहाँ के देशी स्कूल्स हैं, उनमें जो प्रोग्रेस है, तरक्की है, उसके बारे में रिपोर्ट लानी है। द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस्ड इज इंटरेस्टिंग, जो एडम ने रिपोर्ट बनाई है काफ़ी दिलचस्प थी। एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालाज इन बंगाल एंड बिहार। तो एडम ने देखा कि 1 लाख से ऊपर पाठशालाएं थी बिहार और बंगाल में। दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशन विद नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच। तो ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे जहाँ पे 20 स्टूडेंट से ज़्यादा पढ़ते नहीं थे। बट द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दीज पाठशालाज वॉज कंसिडरेबल, ओवर 20 लाख। लगभग 20 लाख लोगों को पढ़ाया जा रहा था इन पाठशालाओं के अंदर उस समय। दीज इंस्टीट्यूशन वर सेट अप बाय वेल्दी पीपल, और ये इंस्टीट्यूशन कौन चलाते थे? जो अमीर लोग होते थे, और द लोकल कम्युनिटी, या फिर जो वहाँ के लोग होते थे मिलजुल के सब चलाते थे। एट टाइम दे वर स्टार्टेड बाय अ टीचर गुरु। तो ये किसके द्वारा शुरू किए जाते थे? एक टीचर के द्वारा शुरू किए थे कभी कभी, और कभी कभी इनका जो गुरु होते थे जो वही स्टार्ट करते थे। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल, जो एजुकेशन का जो सिस्टम था ना काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, कोई भी उसमें रिजिडिटी, कोई टाइम टेबल की बंदिश नहीं थी। फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट दैट टाइम। कुछ ही चीज़ें जो आज की अगर आप स्कूल को देखोगे ना, उसके हिसाब से कुछ ही चीज़ें होती थी जो पाठशाला में हुआ करती थी। देयर वर नो फिक्स्ड फ़ी, कोई भी फीस नहीं हुआ करती थी फिक्स बना के। नो प्रिंटेड बुक्स, कोई भी प्रिंटेड बुक्स नहीं पढ़ाई जाती थी। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, कोई भी स्कूल बिल्डिंग अलग से नहीं बनाई जाती थी। नो बेंचेज और चेयर्स, नो ब्लैक बोर्ड्स, कोई बेंच नहीं होते थे, कोई चेयर्स नहीं होते थे, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे। नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस का कोई सिस्टम सेपरेट था ही नहीं। नो रोल कॉल्स रजिस्टर, कोई भी रोल नंबर के हिसाब से रजिस्टर नहीं बनाए होते थे उन्होंने। नो एनुअल एग्जामिनेशन, कोई भी सालाना एग्जाम भी नहीं होते थे। एंड नो रेगुलर टाइम टेबल, और कोई टाइम टेबल भी फॉलो नहीं करते थे वो लोग, जैसे आज के समय में कितनी चीज़ें होती हैं, तो वो सब थी ही नहीं वहाँ। इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर बनियान ट्री, कभी कभी ऐसा होता था कि बनियान के पेड़ के नीचे जो है क्लासेस
रखी जाती थी बच्चों की। इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ अ विलेज शॉप और टेम्पल, कहीं कहीं ऐसा होता था कि एक कोने में गांव की जो दुकान है उसके कोने में, या फिर कहीं मंदिर में, और एट द गुरुज होम, या फिर गुरु के घर पे। फ़ी डिपेंडेड ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट, और फ़ी ऐसी होती थी कि किसकी कितनी इनकम है उसी हिसाब से फ़ी ली जाती थी। द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, गरीब से ज़्यादा अमीर होते थे अगर जो, तो उन्हें ज़्यादा पे करना होता था, गरीब को कम पे करना होता था। टीचिंग वॉज ओरल, तो पढ़ाई होती कैसे थी? ओरल होती थी, मुंह से शब्द बोलते थे गुरु, तो जो शिष्य लोग थे वो सीखते थे। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, और गुरु ही ये निर्धारित करते थे कि सिखाना क्या है, इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की ज़रूरत के हिसाब से। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेट आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, तो अलग अलग क्लासेस में सारे बच्चों को बिठाया नहीं जाता था। ऑल ऑफ देम सैट टुगेदर इन वन प्लेस, सब लोग इकट्ठे एक ही जगह पर बैठते थे। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग, तो गुरु क्या करते थे? अलग अलग उनके साथ बातचीत करते थे, जैसे ग्रुप होता था जहाँ पर उनका लर्निंग लेवल होता था, कोई बड़ा कोई छोटा कोई उससे छोटा, इस तरह से। एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ सूटर टू लोकल नीड्स, तो एडम ने ये खोज की कि जो ये फ्लेक्सिबल सिस्टम है जिसमें कोई भी पाबंदी नहीं है, यहाँ के लोकल तरीक़ों से काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है, ठीक है यहाँ के लिए। फॉर इंस्टेंस क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम, तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें तो जब भी फसल की कटाई होती तब कोई क्लासेस नहीं होती थी उस समय। वैन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्कड इन द फील्ड, तो गाँव के बच्चे तब क्या करते थे? खेत में काम किया करते थे। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड, तो पाठशाला फिर से शुरू हो जाती थी जैसे ही फसलों की कटाई हो जाती थी और इकट्ठा कर दिया जाता था। दिस मेंट दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट फैमिलीज कुड स्टडी, इसका मतलब ये था कि गांव के किसानों के बच्चे भी पढ़ सकते थे। नो रूटीन न्यू रूल्स, कोई रूटीन्स नहीं होती थी, कोई नए रूल्स नहीं होते थे। अप टू द मिड 19th सेंचुरी द कंपनी वॉज कंसर्न प्राइमरीली विद हायर एजुकेशन, तो मिड 19th सेंचुरी तक कंपनी का क्या कंसर्न था कि वो हायर एजुकेशन जो है उसके बारे में क्या कैसे किया जाए। सो इट अलाउड द लोकल पाठशालास टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस, तो पहले तो वो चाहते थे कि हायर एजुकेशन कैसे दी जाए, तो जो छोटी छोटी पाठशालाएँ होती थी जहाँ पे शुरुआती पढ़ाई होती थी, उन्होंने कुछ भी उनके अंदर दखल अंदाजी की ही नहीं, उन्हें अपर एजुकेशन के बारे में ज़्यादा चिंता थी। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नैकुलर एजुकेशन, तो 1854 के बाद कंपनी ने ये निर्णय लिया कि वो क्या करेंगे, जो यहाँ का वर्नैकुलर लैंग्वेज है, अपनी भाषा में जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करेंगे, उसको सुधारेंगे। इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, तो ये कैसे किया जा सकता था कि कोई एक ऑर्डर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए सिस्टम में, इम्पोजिंग रूटीन, लोगों के ऊपर रूटीन्स, यानी कि उनकी कैसे क्या करना है, कब करना है करके ऐसा। इस्टेब्लिशिंग रूल्स, कुछ रूल्स इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस, तो रेगुलर जो इंस्पेक्शंस होंगी, रेगुलर देखा जाएगा कि कैसे क्या होता है, पढ़ाई किस तरह से चल रही है। हाउ वॉज दिस टू बी डन, ये कैसे किया जाना था। वॉट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक, कंपनी ने क्या क्या इसके लिए कदम उठाए। इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स, इन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट पंडित्स को अपॉइंट किया। ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 or to 5 स्कूल्स, तो हर एक को क्या दिया गया, लगभग 4 से 5 स्कूल दिया गया था। टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशाला एंड ट्राई टू एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, तो टास्क क्या दिया गया पंडित का कि उसने जाना है पाठशाला को, विजिट करना है, देखना है कि एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है वो कैसा है। ईच गुरु वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स, हर गुरु को कहा जाता था कि समय समय पे क्या है रिपोर्ट्स देनी है उन्हें कि क्या कैसा चल रहा है। एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर टाइम टेबल, और क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी उनको, रेगुलर जो टाइम टेबल दिया गया उसके हिसाब से। टीचिंग वॉज now to be used on textbook and learning was to be tested through a system of annual examination, तो टीचिंग कैसे होती थी, किताबों से होना शुरू हो गई और अब टेस्ट होता था सालाना एग्जामिनेशन के हिसाब से, पता चलता था कि बच्चे ने क्या सीखा। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे रेगुलर फ़ी, और स्टूडेंट्स को कहा जाता था कि उनको रेगुलर एक फ़ीस देनी पड़ेगी। अटेंड रेगुलर क्लासेस, और रेगुलरली लगातार उन्हें क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी। सिट ऑन फिक्स सीट्स, और उनको बैठना पड़ेगा, उनकी जो सीट्स रखी होंगी वहाँ पे। दे ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, और नए जो अनुशासन के नियम हैं उनको उन्हें मानना पड़ेगा। पाठशाला स्विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स, जो पाठशाला थी जिन्होंने नए कानून मान लिए उन्हें सपोर्ट गवर्नमेंट करने लगी, ठीक है, उन्हें पैसे देने लगे गवर्नमेंट। दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव द गवर्नमेंट नो गवर्नमेंट सपोर्ट, तो जिन्होंने गवर्नमेंट को नहीं माना, उनकी बात नहीं मानी, नए सिस्टम को लाने के लिए वो तैयार नहीं थे, उन्हें कोई भी सपोर्ट गवर्नमेंट नहीं देती थी। ओवर टाइम गुरुज हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू compete with the government aided and regulated पाठशालास,
तो जो गुरुज थे जिन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र रखने की कोशिश की, वो ब्रिटिशर्स के सिस्टम के अंडर नहीं आए। धीरे धीरे वो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कूल्स थे उनके साथ compete करने में पीछे होते गए। द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंसेज, जो नए रूल्स थे, जो नई जो प्रणाली थी, उसके कुछ रिजल्ट भी थे। इन द अर्लियर सिस्टम चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर पीजेंट फैमिली हैड बीन एबल टू गो टू पाठशाला। पहले जो पुराना सिस्टम था, गरीब घरों के बच्चे भी पाठशाला में पढ़ने जा सकते थे। सिंस द टाइम टेबल वॉज फ्लेक्सिबल, क्योंकि टाइम टेबल काफ़ी फ्लेक्सिबल होता था, जब काम होता था तब उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी। द डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस। अब जो नया जो नियम थे उसके अनुसार अनुशासन में क्या चाहिए था कि रेगुलर उनको अटेंडेंस देनी है, हाजिरी लगानी पड़ती थी। इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज हैड टू वर्क इन द फील्ड, और जब कटाई का मौसम होता था या फसल इकट्ठा करने का मौसम होता था, उस टाइम भी उन्हें जब खेतों में काम करना पड़ता था तब भी स्कूल जाना ज़रूरी था। इनएबिलिटी टू अटेंड द स्कूल केम टू बी सीन एज इनडिसिप्लिन। जो बच्चे स्कूल नहीं आ सकते थे, ऐसा माना जाता था कि इनको अनुशासन का नहीं पता है। एज एविडेंस ऑफ द लैक ऑफ डिज़ायर टू लर्न, और माना जाता था कि इन्हें सीखने का कोई भी इच्छा नहीं है। द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन, अब एजेंडा क्या था नेशनल एजुकेशन का? ब्रिटिश ऑफिसर्स वर नॉट इन द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट द एजुकेशन इन इंडिया। ब्रिटिश ऑफिसर ऐसे नहीं थे कि जो सिर्फ एजुकेशन के बारे में ही भारत में सोचें। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी थिंकर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया बिगैन टू टॉक द नीड फॉर अ वाइडर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। तो अर्ली 19th सेंचुरी से बहुत सारे विचारक जो थे वो अलग अलग देश के हिस्सों से सोचना शुरू किया, उन्होंने बात करना शुरू किया कि एक बड़े लेवल पे जो है एजुकेशन को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट इन यूरोप, उन्हें काफ़ी प्रभावशाली लगी यूरोप की जो तरक्की थी वहाँ के बारे में देख के, सुन के, समझ के। सम इंडियन फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया। कुछ भारतीय लोगों ने भी सोचा कि जो पश्चिमी जो पढ़ाई का तरीका है वो भारत को आगे ले जाने में काफ़ी मदद करेगा। दे अर्ज्ड द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल, तो उन्होंने विनती किया ब्रिटिश लोगों को कि और भी स्कूल खोले जाएँ, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ भी खोली जाएँ, एंड स्पेंड मोर मनी ऑन द एजुकेशन, और कुछ और पैसा एजुकेशन पढ़ाई पे खर्चा किया जाए। यू विल रीड अबाउट सम ऑफ दीज एफर्ट्स इन चैप्टर 9। चैप्टर 9 में पढ़ा जाएगा कि क्या एफर्ट्स डाले थे उन्होंने एजुकेशन के लिए। देर आर वर अदर इंडियंस, दूसरे भारतीय भी थे, हाउएवर हु रिएक्टेड अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन, जो वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ खड़े हो गए। महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर वर टू सच इंडिविजुअल्स। लेट अस लुक एट व्हाट दे हैड टू से। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही ज्ञानी इंसान अपने समय के, और गांधी जी बहुत ही महान नेता जो थे, वो दोनों ही ब्रिटिश एजुकेशन के खिलाफ थे। क्यों? इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस। वो कहते थे कि जो इंग्लिश का पढ़ाई है उसने हमें क्या बनाया है? गुलाम बना दिया। महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट colonial education created a sense of inferiority in the minds of the Indians। तो colonial जो एजुकेशन है उससे क्या है, भारतीय लोगों के दिमाग में ये एक सेंस आई है, एक इन्फीरियोरिटी की, यानी कि खुद को कम आंकने की एक सेंस आना शुरू हो गया, खुद को कम समझते हैं भारतीय। इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर। इससे जो वेस्ट की पश्चिमी सभ्यता को है ऊपर का दर्जा मिलता है, मतलब एंड डिस्ट्रॉय द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर, और जो उनके अपने गौरवान्वित जो संस्कृति है वो भी समाप्त हो रही है। देयर वॉज पॉइजन इन दिस एजुकेशन, इस एजुकेशन में उन्हें लगता था कि जहर है ये। सेट महात्मा गांधी जी कहते थे ये चीज़। इट वॉज सिंफुल, ये क्या था? पाप था। इट एनस्लेव्ड इंडियंस, इससे क्या है, भारतीय लोगों को गुलाम बना दिया गया। इट कास्ट एन इविल स्पेल ऑन देम, तो मतलब एक बुरे साए की तरह थी ये। चार्म्ड बाय द वेस्ट, जो किसने फैलाया है? पश्चिमी लोगों ने फैलाया है। अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम द वेस्ट, इंडियन एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशन बिगैन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल। देखो, जो भी वेस्ट से आ रहा था उस चीज़ को सराहना देना, और जो लोगों ने इन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई की वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश रूल के समर्थक बन गए, क्योंकि अब उनकी वजह से वो पढ़ रहे थे। महात्मा गांधी वॉन्टेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियन रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। गांधी जी क्या चाहते थे? ऐसी एजुकेशन भारतीय लोगों के लिए जो भारतीयों को क्या करे, डिग्निटी की या रेस्पेक्ट की एक सेंस दे, सेल्फ रिस्पेक्ट का एहसास कराए कि उनकी खुद की भी कोई गरिमा है। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ही आर्ग्यूड स्टूडेंट्स टू लीव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू शो टू द ब्रिटिश दैट इंडियंस वर नो लॉन्गर विलिंग टू बी एनस्लेव्ड। तो उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा मूवमेंट्स के दौरान कि वो स्कूल छोड़ दें और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, यानी कि उनके गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं थी भारतीय लोगों को।
महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट द इंडियन लैंग्वेज ऑट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग। तो महात्मा गांधी को लगता था कि जो भारतीय भाषाएं हैं वो ही एक माध्यम होना चाहिए पढ़ाई के लिए। एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियंस, इससे जो इंग्लिश में एजुकेशन थी इससे काफ़ी मतलब एक हैंडीकैप जैसा बना दिया था भारतीयों को। डिस्टेंस्ड देम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग, तो उन्हें अपने ही आसपास से उनको दूर कर दिया गया था एंड मेड देम स्ट्रेंजर इन देयर ओन लैंड, और उन्हें अजनबी बना दिया अपने ही ज़मीन पे। स्पीकिंग ऑफ फॉरेन टंग, अब देखो कोई अलग ही भाषा बोलेगा तो वो अलग ही तो लगेगा ना उस जगह के लिए। डिस्पाइजिंग लोकल कल्चर, द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस, तो जो इंग्लिश में पढ़े लिखे लोग थे उनको लोगों के साथ जुड़ना भी तो नहीं आता था। तो वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर देन ओरल नॉलेज। तो गांधी जी का कहना था कि जो पश्चिमी ज्ञान है वो किसके ऊपर फोकस करता है, सिर्फ पढ़ो और लिखो, बजाय इसके कि वो जो ओरल, जो मुंह से बोला गया ज्ञान है उसके। इट वैल्यूड टेक्स्ट बुक रादर देन लिव्ड एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। सिर्फ ये टेक्स्ट बुक यानी ये किताबों पे जोर देते थे, बजाय इसके कि जो एक एक्सपीरियंस है जो बच्चे को होना चाहिए उसका, और प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि उसको अल्टीमेटली जाना कहाँ है, समाज में ही जाना है ना। तो टेक्स्ट बुक्स पढ़ने के बाद फिर उसके पास क्या ऑप्शन है। ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन ऑट टू डेवलप अ पर्सन्स माइंड एंड सोल। तो पढ़ाई किसके लिए होनी चाहिए गांधी जी के हिसाब से, कि एक इंसान का जो दिमाग है और जो उसकी आत्मा है उसकी तरक्की, उसकी बढ़ोतरी के लिए ही होनी चाहिए। लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट, पढ़ाई या फिर सीखना, क्या कि पढ़ा कैसे जाए और लिखा कैसे जाए, बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन। तो पढ़ना और लिखना सीख लेना ही एजुकेशन नहीं होता। पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स, उनके हाथों से उनको काम करना पड़ेगा। लोगों को लर्न अ क्राफ्ट, कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा। एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड, और सीखना पड़ेगा कि अलग अलग चीज़ों कैसे काम करती हैं। दिस वुड डेवलप देयर माइंड, इससे उनके दिमाग का जो है डेवलपमेंट होगा, तरक्की होगी। एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, और चीज़ों को सीखने का जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। लिटरेसी इन इटसेल्फ इज़ नॉट एजुकेशन। गांधी जी का कहना था कि पढ़ाई जो है जो पढ़ा लिखा होना कोई एजुकेशन नहीं होता, कि पढ़ा लिखा होने से एजुकेशन आ जाए, ऐसा नहीं है। गांधी जी, महात्मा गांधी रोट, उन्होंने लिखा, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो गांधी जी कहते थे कि पढ़ाई से मेरा मतलब है कि एक इंसान का क्या है, दिमाग, उसकी आत्मा, उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट, उसकी पर्सनैलिटी हर तरह से वो डेवलप हो। लिटरेसी इज़ नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन नॉर इवन द बिगनिंग। तो लिटरेसी यानी कि लिखना और पढ़ना सीख लेना ना एजुकेशन की शुरुआत है ना ही इसका अंत है। इट इज़ ओनली वन ऑफ द मीन्स वेयर बाय मैन एंड वुमेन कैन बी एजुकेटेड। ये एक जरिया है जिससे एक औरत या आदमी को पढ़ाया जा सके, एजुकेट किया जा सके। लिटरेसी इन इट सेल्फ इज़ नॉट एजुकेशन। लिटरेसी जो पढ़ना लिखना सीख जाना एजुकेशन नहीं होता। इट वुड I would therefore begin the child's education by teaching it a useful handicraft and enabling it to produce from the moment it begins its training. तो गांधी जी का कहना था कि मैं चाहता हूँ कि अगर पढ़ाई शुरू हो तो बच्चे को कोई ना कोई बचपन में कोई चीज़ सिखाई जाए, ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो कुछ काम करने के लायक हो जाए। आई होल्ड दैट द हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ अ माइंड एंड द सोल इज़ पॉसिबल अंडर सच अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और मेरा मानना यही है कि अगर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए किसी के दिमाग की और उसकी आत्मा की, तो वो ऐसे ही एजुकेशन से होगी कि बच्चे को ट्रेन किया जाए, बचपन में उसे चीज़ें सिखाई जाए ताकि वो आगे चल के काम करके जीना सीख ले। ओनली एवरी हैंडीक्राफ्ट has to be taught, not merely mechanically as is done today. So, but scientifically, that is, the child should know the why and the wherefore ऑफ एवरी प्रोसेस। देखो वो कहते थे मैकेनिकली सिर्फ चीज़ें सिखा लेने से कुछ नहीं होगा, साइंटिफिकली एप्लीकेशन क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब पता होना चाहिए बच्चे को। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट स्प्रेड, एक देश के जो भावनाएं हैं, देश प्रेम की भावनाएं फैलने लगी। अदर थिंकर्स ऑल्सो बिगैन थिंकिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन, और भी जो विचारक थे वो भी सोचने लगे कि एक नेशनल जो शिक्षा प्रणाली होना ज़रूरी है, विच वुड बी रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द सेटअप बाय द ब्रिटिश। जो ब्रिटिशर्स ने हमें दी है उससे बिल्कुल अलग होगी वो। टैगोर्स एबोर्ड ऑफ पीस, टैगोर ने एक अपना स्कूल खोला था, उसका नाम क्या बोला, एबोर्ड ऑफ पीस। तो मैनी ऑफ यू मे हैव हर्ड ऑफ शांति निकेतन, बहुत सारे बच्चों ने शायद सुना भी होगा शांति निकेतन के बारे में। डू यू नो वाई इट वॉज इस्टेब्लिश एज एंड बाय होम, क्या आप जानते हैं कि ये क्यों शुरू किया गया और किसने इसे शुरू किया। रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901 एज अ चाइल्ड। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक इंस्टीट्यूशन शुरू किया था 1901 में, एज एक बच्चा जब थे ना वो। टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल, उन्हें स्कूल जाने में नफरत थी, वो जाना ही नहीं चाहते थे स्कूल। ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव,
उनको एक घुटन सी महसूस होती थी और एक दबाव सा महसूस होता था। द स्कूल अपेयर्ड लाइक अ प्रिजन, उनको लगता था कि स्कूल क्या है, एक जेल है, कैद है। फॉर ही कुड नेवर डू वॉट ही फेल्ट टेक लाइक डूइंग, तो क्योंकि वो कर ही नहीं सकते थे जो वो करना चाहते थे वहाँ पे। सो वाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर, जो दूसरे बच्चे थे टीचर को सुनते थे, टैगोर्स माइंड वुड वॉन्डर अवे, तो टैगोर का दिमाग क्या होता था उस समय इधर उधर भटक रहा होता था। द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डे इन कैलकाटा शेप टैगोर्स आइडिया ऑफ एजुकेशन, जो उनके स्कूल डे के जो एक्सपीरियंसेस थे ना, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने समझा, उसके बेस पे उन्होंने एजुकेशन का एक नया तरीका ढूंढा कि कैसे होनी चाहिए एजुकेशन। ऑन ग्रोइंग अप, जैसे वो बढ़ रहे थे, ही वॉन्टेड टू सेट अप अ स्कूल, वो एक स्कूल बनाना चाहते थे, वेयर ही द चाइल्ड वॉज हैप्पी, जहाँ एक बच्चा खुश रहता, वेयर शी कुड बी फ्री, जहाँ पे वो एकदम स्वतंत्र होता, एंड क्रिएटिव, और कुछ भी अपना क्रिएशन कर सकते, वेयर शी वॉज एबल टू एक्सप्लोर हर ओन थाट्स एंड डिज़ायर, जहाँ पे वो खुद के सोच है, विचार हैं और इच्छाएं हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड ऑट टू बी अ टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग, तो टैगोर को लगता था कि जो बचपन है वो खुद से सीखने का एक समय होता है, आउटसाइड द रिजिड एंड द रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम सेट अप बाय द ब्रिटिश। तो ये जो बहुत ही रिजिड, बहुत ही कुछ डिसिप्लिन, अनुशासित स्कूलिंग सिस्टम था, ये टैगोर को पसंद ही नहीं था। टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, जो टीचर होते हैं ना, उन्हें इमेजिनेटिव होना चाहिए, उनके अंदर इमेजिनेशन होना चाहिए, क्रिएशन होना चाहिए, अंडरस्टैंड द चाइल्ड, बच्चे को समझने के लायक होने चाहिए, एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी, और बच्चे की क्यूरियोसिटी है उसे बढ़ाने की कोशिश करने में मदद करनी चाहिए। According to Tagore, the existing school killed the natural desire of the child to be creative. तो टैगोर के हिसाब से जो स्कूल्स थे ब्रिटिशर ने शुरू किए थे, इन्होंने नेचुरल जो इच्छा होती है एक बच्चे के अंदर, तो उसको मार डाला कि वो कुछ क्रिएट करे, कुछ बनाए अपने तरीके से, हर सेंस ऑफ वंडर, और जो उनकी जो सेंसेस होती हैं। अब बच्चा कितना क्रिएटिव होता है, एक हवा में उड़ता हुआ पक्षी होता है, उसकी तरह उसके विचार घूमते हैं। टैगोर वॉज ऑफ व्यू दैट द क्रिएटिव लर्निंग कुड बी एनकरेज ओनली विद इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो टैगोर का मानना था कि एक ऐसे इन्वायरनमेंट में, ऐसी कुदरती नेचुरल एनवायरनमेंट में ही आप बच्चे को सीखने का मौका दे सकते हैं। सो ही चोज टू सेट अप हिज स्कूल 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैलकाटा, तो उन्होंने एक स्कूल खोलने की सोची जो 100 किलोमीटर था कैलकाटा से दूर, इन अ रूरल सेटिंग, एक गांव में। ही सॉ इट एज अ एबोर्ड ऑफ पीस, उन्हें लगता था कि ये एक शांति का बहुत बड़ा केंद्र है, ये एक स्वर्ग है मानो, तो शांति निकेतन नाम डाल दिया इसका। वे आर लिविंग इन हारमोनी विद नेचर, किसके साथ हम तालमेल बिठा के रहेंगे, नेचर के साथ, कुदरत के साथ। चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी, वो अपने अंदर जो नेचुरल उनके अंदर क्रिएटिविटी है, जो वो उसके ऊपर काम कर सकते थे। इन मेनी सेंसेस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वे, बहुत सारी बातों में जो टैगोर जी हैं और गांधी जी हैं, उनके विचार एजुकेशन, पढ़ाई को लेकर के एक जैसे थे। देयर वर हाउएवर डिफरेंसेस टू, हालांकि उनमें फ़र्क भी था। गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, गांधी जी बिल्कुल भी जो पश्चिमी सभ्यता थे उसके खिलाफ थे, एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, और उनकी जो वो पूजा करते थे मशीन्स की और जो टेक्नोलॉजी की पूजा करते थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे वैसा। टैगोर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद वॉट ही सॉ एज द बेस्ट विद इन इंडियन ट्रेडिशन। तो लेकिन टैगोर का ऐसा मानना था कि जो भारतीय एजुकेशन के जो ट्रेडिशन जो यहाँ के हैं वो भी हों, और वेस्ट जो पश्चिमी सभ्यता है उसका भी मेल इसमें रहे। ही एम्फेसाइज्ड द नीड टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने जोर डाला कि बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी तो सिखाना चाहिए एट शांति निकेतन, उनके स्कूल में, अलॉन्ग विद आर्ट, जो कला है उसके साथ, म्यूजिक और डांसेस के साथ इन्हें टेक्नोलॉजी और साइंस का भी ज्ञान होना चाहिए। मैनी इंडिविजुअल्स एंड थिंकर्स वर दस थिंकिंग अबाउट द वे ऑफ नेशनल एजुकेशन सिस्टम कुड बी फैशन, तो बहुत सारे जो थिंकर्स थे, विचारक थे, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि जो नेशनल एजुकेशन थी, जो हमारी देश की जो शिक्षा प्रणाली होगी वो कैसी होगी, उसका कैसा डिज़ाइन होगा। सम वांटेड चेंजेस विद इन द सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश, कुछ बदलाव चाहते थे ब्रिटिशर्स ने जो सेट किया था उसमें, एंड फेल्ट दैट द सिस्टम कुड बी एक्सटेंडेड सो एज टू इंक्लूड वाइडर सेक्शंस ऑफ पीपल, तो ये भी सोचते थे कि इसे एक्सटेंड किया जाए ताकि और भी सेक्शन इसमें जोड़ी जाएँ। Others are urged that alternative system be created so that people were educated into a culture that was truly national, तो कुछ ये सोचते थे कि एक अलग ही सिस्टम शुरू कर दें हम, ताकि कि जो भारतीय अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति है, जो देश का जो संस्कृति है, उसी के हिसाब से एक देशी पढ़ाई का सिस्टम रहे। हु वॉज टू डिफाइन वॉट वॉज ट्रूली नेशनल, तो कौन बताता कि नेशनल एक्चुअली था क्या, ठीक है, जो देशी है उसको वो क्या था। द डिबेट अबाउट वॉट दिस नेशनल एजुकेशन ऑट टू बी कंटिन्यूड टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये डिबेट जो था ना कि नेशनल एजुकेशन के बारे में, ये भारतीय स्वतंत्रता के बाद भी कंटिन्यू ही चलता रहा। ठीक।
ठीक है। एजुकेशन एज अ सिविलाइजिंग मिशन, देखो एजुकेशन क्या है कि किसी को सभ्य बनाने का एक मिशन है ये, कि अगर आप किसी को पढ़ाते हैं ना तो वो क्या है, सभ्य बनाने का एक मिशन रहेगा आपका। अंटिल द इंट्रोडक्शन ऑफ द एजुकेशन एक्ट ऑफ 1870, जब तक जो 1870 का एजुकेशन का एक्ट आया, देयर वाज नो वाइड स्प्रेड एजुकेशन फॉर द पॉपुलेशन एज अ होल फॉर मोस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। तो ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी सब लोगों के लिए 19th सेंचुरी तक। चाइल्ड लेबर being widely prevalent, poor children could not be sent to school for their earning was critical for the survival of the family। देखो गरीब बच्चों को स्कूल तो भेज नहीं सकते थे, इसीलिए कमाई के लिए उन्हें परिवार को जीवित रखने के लिए काम करने के लिए जाना पड़ता था। द नंबर ऑफ द स्कूल वॉज ऑल्सो लिमिटेड टू दोज रन बाय द चर्च। तो देखो स्कूल्स भी बहुत ही कम थे जो चर्च के द्वारा चलाए जाते थे, और सेटअप बाय वेल्दी इंडिविजुअल, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के, अमीर जो लोग थे उनके द्वारा शुरू किए गए थे। इट वॉज ओनली आफ्टर द कमिंग इन टू फोर्स ऑफ द एजुकेशन एक्ट दैट स्कूल वर ओपन बाय द गवर्नमेंट एंड कंपलसरी स्कूलिंग वॉज इंट्रोड्यूस। तो ऐसा जब एजुकेशन के रिगार्डिंग एक्ट आता है और कंपलसरी स्कूल शुरू किया गवर्नमेंट ने, तब से फिर स्कूलिंग जो है रेगुलर होने लगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर ऑफ द पीरियड वॉज थॉमस अर्नोल्ड। जो सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर थे ना वो उस समय के, उनका नाम था थॉमस अर्नोल्ड, हु बिकेम द हेड मास्टर ऑफ अ प्राइवेट स्कूल रग्बी। तो वो कौन बन गए, एक हेड मास्टर बन गए एक प्राइवेट स्कूल के, जो कहाँ पे था, रग्बी में, फेवरिंग अ सेकेंडरी स्कूल करिकुलम विच हैड अ डिटेल स्टडी ऑफ द ग्रीक एंड रोमन क्लासिक्स। तो एक सेकेंडरी स्कूल की उन्होंने मांग की जिसमें करिकुलम कैसा रहेगा, ग्रीक और रोमन क्लासिक को सिखाया जाएगा। वेस्ट ब्रिटेन 2000 ईयर्स अर्लियर ही सेड। तो ये 2000 साल पहले लिखा गया था। ऐसे लिटरेचर के बारे में उन्होंने कहा, इट हैज़ ऑलवेज सीम्ड टू मी वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेज ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी जनरली परस्यूड इन आर इंग्लिश स्कूल्स दैट इट ड्रॉ आर माइंड सो कंटिन्यूअली टू ड्वेल अपॉन द पास्ट। देखो हमारे स्कूल में ये एक मतलब ब्रिटिश स्कूल्स में, क्योंकि पुरानी जो रोमन और ग्रीक लिटरेचर पढ़ाया जाता था ना, तो पास्ट को जीवित रखने के लिए, उसमें जीने के लिए जो था एक मौका मिलता था लोगों को, कि पता चलता था पास्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। एवरी डे वी आर इंगेज्ड इन स्टडिंग द लैंग्वेज। हर समय हम किस में इंगेज रहेंगे, लैंग्वेज, भाषा को पढ़ेंगे। द हिस्ट्री और इतिहास एंड द थॉट्स ऑफ मैन हु लिव नियरली और मोर देन 2000 ईयर्स एगो। उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो लोगों के जो 2000 साल पहले जिए, जिन उनके क्या थॉट्स थे, क्या विचार थे, कैसा जीवन था, ये सब। अर्नोल्ड फेल्ट दैट हर स्टडी ऑफ द क्लासिक डिसिप्लिन द माइंड। अर्नोल्ड को लगता था कि अगर क्लासिक की पढ़ाई कराई जाए तो इससे क्या हो जाएगा, दिमाग में एक अनुशासन की भावना आएगी। इनफैक्ट मोस्ट एजुकेटर्स ऑफ द टाइम बिलीव दैट सच अ डिसिप्लिन वॉज नेसेसरी बिकॉज यंग पीपल वर नेचुरली सेवेज एंड नीडेड टू बी कंट्रोल। तो बहुत सारे लोग ये विश्वास भी करते थे कि हाँ ऐसा तो होना चाहिए, एक अनुशासन होना ज़रूरी है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो क्या होते हैं, जानवर होते हैं, तो उन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है टू बिकम सिविलाइज्ड एडल्ट, ताकि वो क्या बनेंगे, सभ्य जो नागरिक हैं। दे नीडेड टू अंडरस्टैंड सोसाइटीज़ नोशंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो उन्हें समझना भी पड़ेगा कि समाज में सही क्या है, गलत क्या है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, ठीक क्या है, गलत बिहेवियर क्या है ना, कैसे समाज में आपको बिहेव करना है। एजुकेशन स्पेशली वन विच डिसिप्लिन देयर माइंड्स। एजुकेशन जो उनके दिमाग को क्या करेगी, डिसिप्लिन में लाएगी, ठीक है। वॉज मेंट टू गाइड देम ऑन दिस पाथ। तो उन्हें इस रास्ते पे वो गाइड भी करेगी। कैन यू सजेस्ट हाउ सच आइडियाज़ माइट हैव इन्फ्लुएंस थिंकिंग अबाउट एजुकेशन ऑफ द पोअर इन इंग्लैंड एंड ऑफ द नेटिव्स इन द कॉलोनीज़। क्या आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि इस तरह के आइडियाज़ जो हैं वो एजुकेशन पे किस तरह से असर डाले होंगे, या इंग्लैंड में क्या असर हुआ, और जो नेटिव लोग थे उनमें क्या असर हुआ। देखो अलग अलग जगह हैं, इंग्लैंड के लोगों का सोच विचार, उनका रहन सहन अलग है एज़ कम्पेयर टू जो भारतीय हैं उनसे, तो अलग अलग तो असर रहा होगा। इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी की एक्सरसाइज वर्क ले करके। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।